नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? वीडियो क्लियर है? ठीक है। टाइम से उठ जाए तो आदमी को पता चल जाता है। अब वैसे मैं नींद में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हुई। तो आज जो है वो आप लोगों की जो है वो दो ही क्लासें होंगी। एक तो मेरी होगी, ये इस टॉपिक को पूरा करेंगे। उसके अलावा एक क्लास इंडियन ज्योग्राफी की होगी, ताकि आप जो है वो अपवाद तंत्र कंप्लीट कर ले। उसके अलावा आज क्लासें नहीं होंगी, क्योंकि जो है वो अ, सभी टीचर्स को भी रेस्ट चाहिए ना। बनता है। कितनी भयंकर तरीके से क्लासेस ले रहे हैं अभी, मतलब पिछले एक महीने में क्लास पे क्लास हुई है आपकी। तो इसलिए एक दिन का रेस्ट दे दो, क्योंकि कल से जो है वो उनको सबको जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ क्लासेस चालू करनी है। कल से आपकी जो ना, अब रैंक बेस्टर बैच के अंदर भी जो है प्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। हाँ। तो कल से आपके जो है वो सभी टीचर जो है वो नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। कल से 4-5 नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए आज आज उनको जो है रेस्ट दे दो। जायज बात है। तो इसलिए आज सभी जो कल जाते टाइम, क्योंकि कल 11 साढ़े 11 बजे हो गई थी सेमिनार में, तो उन्होंने ये कहा कि कल कल रेस्ट दे दो, उसके बाद में जो है वो हाँ ये बात है। और मैंने कल पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आज आप लोगों को एक साथ, जो कल मेरे को कहा ना धर्मपाल ने, उसके बाद में मैंने ये निर्णय लिए। आज आपको एक साथ राजस्थान इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, एक साथ जाओ तब निकलवा लेना बोले। राजस्थान कला साइंस करते हैं, भारत की कला साइंस करते हैं, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट विश्व भूगोल, कंप्लीट भारत भूगोल। ये इतनी बुक्स कंप्लीट आपको आज जो है ना ई बुक मिल जाएगी। केवल 4 बुक को छोड़कर जो आपकी आएगी कंप्लीट आज मिल जाएगी एक साथ। ठीक है। टेस्ट में नंबर 90-100 के बीच में आ रहे हो, और बताओ क्या चाहिए? बहुत अच्छा है। कंप्लीट एक साथ केवल अपने 4 ही बुक आएंगी। इंडियन पॉलिटी में मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा अपडेट है, वापस से स्टार्ट करवाऊंगा तब तो वो क्लास होएगी। तब 4 ही बुक आएगी। एक तो राजस्थान इको की आएगी, उसमें अपडेट है। एक पॉलिटी में आएगी, एक जियो की आएगी, और एक इंडिया इको की आएगी। केवल 4 ही किताब आएगी, उनमें अभी भी टाइम लगेगा, और वो मेरे हिसाब से 20-22 तक के पास आएगी। तो अभी आप लोगों को इतनी एग्जैक्ट मिल जाएगी। अब बताओ और क्या करें? अब राज्यों, सारे राज्यों सबको मिल जाए। अब तो राज्यों ये कंटेंट, हाँ आज शाम तक सभी ई बुक मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अब जब भी जाएं अपनी निकलवा लाएं। तभी आज ऑफ पे है टीम, कि जिसको जो जो करेक्शन करवाना है, जो जो ऐड करवाना है, सारे टीचर टाइपिस्ट के पास बैठ के और अपना अपना ऐड करवा देंगे, और उसके बाद आपको मिल जाएगी। अब कोई डाउट नहीं है? हाँ ये पहले आज हिंदी में मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों में बता देता हूँ। अब आपकी जो है वो कल से जो है वो क्लास स्टार्ट जो होंगी, एक आपकी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्टार्ट होगी, एक एंशंट इंडिया की क्लास स्टार्ट होगी, एक आपकी गणित की क्लास स्टार्ट होगी, एक दोस्तों आपकी जो है वो याद रखना टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी, और उसके साथ साथ आपकी जियो की क्लास स्टार्ट है। वो पैरेलल चलती रही। 2 घंटे सुरेश जी ये कंटिन्यू रखूं? 2 घंटे सुरेश जी के कंटिन्यू रखें? एनी? हाँ। भाई अब आप जो है वो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, और जैसे ही मानसून का टॉपिक होगा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी के बाद में 10 एक दिन दिवाली से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेना, दिवाली से आके फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लेना। मतलब उनको कंटिन्यू रखते हैं ना। आप लोगों में बड़ी है, क्यों ज्योग्राफी पोर्शन भी महत्वपूर्ण है। हाँ मेरी क्लासेस तो हो ही रही हैं। मेरी भी राजस्थान पॉलिटी रेगुलर चलती रहेगी, राजस्थान इको पॉलिटी।
ठीक है, तो ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर है। मेरी क्लासेस केवल बीच में 10 से लेकर जो है वो 15 तारीख के बीच में नहीं होंगी। 16 को शाम को ही आके मैं पढ़ाऊंगा। मैं मेरे जीवन में पहली बार घटे जा रहे हूँ, तो जो है वो पीछे ये मत करे सर घटा है सर घटा है, अति बढ़िया टीम था ना पढ़ा रही है। हाँ, पहले इंडियन जियो कंप्लीट, फिर वर्ल्ड जियो, फिर राजस्थान जियो। इंडिया पॉलिटी और इंडिया इको स्टार्ट होएगी 4 नवंबर से, 4 नवंबर से। ठीक है, तो मैं जो है वो पहले से बता देता हूँ 10 से लेकर 15 तारीख तक मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि बाद में तुम मुझे जो है वो 2 फरवरी तक कहीं नहीं जाने दोगे। तो मतलब ब्याह को हो गए साल 2, और मैं अब तक जो है घूमने गया नहीं हूँ, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो, हाँ, जतिन जीवीके राव समिति और जो है वो आपकी थंगुन समिति भी इससे ही संबंधित है, लेकिन मेजर समितियां पढ़ ली हैं, ऐसे पंचायती राज की बहुत समिति हैं। ठीक है, क्लास का टाइम टेबल आज मिल जाएगा, क्लास का टाइम टेबल आप जो है वो मिल जाएगा। 4 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, 15 दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, तो कुलदीप जा रहा हूँ, चलेगा कुलदीप साथ में? है ना, तो ऐसे कोई नहीं है। पहले तो क्या 10 तारीख को तो जो है वो हमारे सुजानगढ़ में क्या जीण माता का मंदिर के अंदर जो है वो जागरण का प्रोग्राम है। पहले क्या एक छोटा सा मंदिर था, फिर जीण माता की कृपा हुई, सब लोग मिले और मिलने के बाद एक बहुत शानदार मंदिर बना। तो इस वजह से जो है वो अब एक तो जो है वो वहाँ जाना ही है, तो 10 को तो वहाँ जाके आना है। अभी हम लोगों ने जो है वो हमारे मोहल्ले में बना है, आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने, हाँ, तुम तो वहाँ का कैसे देखोगे, तो मैं भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। चलो अभी तो पढ़ते हैं, बाद में दिखाता हूँ। तो दिख नहीं रहा होगा अब, तो क्या ही दिखेगा। हम्म, तो एक तो मैं 10 तारीख को वहाँ जाऊँगा, फिर 11 से जो है वो 15 तक जो है वो मैं बाद में मिलूंगा। तो करें स्टार्ट 73 से, हाँ। ठीक है, करवा देंगे, अब आ जाओ। हाँ, करो स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट जो समिति और इन सब के बारे में बात की, और उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो आपके केवल मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री बाकी है, वो बाद में ही होगी जब मैं चाहूँगा, अभी नहीं होगी। अभी जो है वो आप उसके अलावा सब कुछ पढ़ लो, रिवीजन कर लो, अभी टाइम पड़ा है, आपको परीक्षा से पहले कवर करवा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ पर, और किस चीज़ के बारे में बात करते हैं अपन लोग। तो अपन ने 73वें संविधान संशोधन तक अपन ले आए थे ना। अब आज हम जो है वो 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, और कंपेरेटिवली तीनों के तीनों पार्ट जो है उसके ऊपर जो है वो दोस्तों जो है वो चर्चा कर लेते हैं। क्या याद रखना है कि 1991 में ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, और प्रस्तुत करने के बाद में आपकी एक संयुक्त समिति बनी थी। क्या बनी थी? संयुक्त समिति बनी थी। वो क्या थी? नाथूराम मिर्धा की। कौन सी समिति थी? नाथूराम मिर्धा की। याद है तुम लोगों को? लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो प्रस्तुत किया गया, और दोस्तों इसके ऊपर जो कमेटी बनी थी वो कमेटी कौन सी थी? नाथूराम मिर्धा समिति थी। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। लोकसभा ने पारित किया, अगले दिन राज्यसभा ने पारित कर दिया 1992, और उसके बाद में अगले साल जो राज्यसभा ने जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो पारित कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा, हाँ, अगले ही दिन बाद में राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल को साइन हुए, 24 अप्रैल को ये लागू हुआ, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या सर इतनी डेट याद करनी है क्या? ना, इतनी डेट आपको याद नहीं करनी है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, संविधान संशोधन अधिनियम है, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए
कि ये जो आपका जो है वो आता है सबसे पहले लोकसभा में। कब आता है? 1991 में आता है ये। और उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होता है आपके यहाँ 1992 में। याद रखना 1992 में। और 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों जो है वो ये क्या होता है, 1993 के अंदर दोस्तों जो ये लागू होता है। और लागू होने के कारण ही आज हम इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना याद रखना है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये याद रखना है इसके साथ साथ कि जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो उस समय नरसिम्हा राव सरकार थी, पीएम हमारे नरसिम्हा राव थे। और जो है उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हमारे शंकर दयाल शर्मा थे। प्रेसिडेंट कौन थे? शंकर दयाल जो है वो शर्मा थे। और उसके साथ साथ याद रखें लोकसभा में जो समिति बनी थी वो नाथूराम मिर्धा समिति थी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली। नाथूराम मिर्धा समिति थी जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली। इतना याद रखना जरूर होगी। निशा जी कर लोगे याद? पक्की बात? आया था प्रश्न? आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो। इतना तो याद करना। अब बताओ, राजस्थान वालों ने अपने पहले से एक्ट बना रखे थे। राजस्थान ने अपना ग्राम पंचायत एक्ट जो है वो पहले से 1953 में बना रखा था। राजस्थान ने अपना पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट जो है वो 1959 ने बना रखा था। अब भाई बात यह है कि जब अब आपका 73वां संविधान संशोधन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो अब हर स्टेट को अपने अपने एक्ट बनाने पड़ेंगे। अब स्टेट को इसके अनुसार एक्ट बनाने पड़ेंगे। बताओ मानते हो या नहीं मानते? बनाने पड़ेंगे ना भाई। अब तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो पहले तो आप अपने अनुसार चला रहे थे, लेकिन अब आपका जो एक्ट जो है वो राजस्थान का एक्ट है वो इसके अनुसार बनना चाहिए। भाई पंचायती राज जो स्टेट जो है वो संभाले, लेकिन संवैधानिक दर्जा मिल गया तो इन सब एक्ट की जगह एक नया एक्ट बनना चाहिए ना। अब जैसे अपने आप कभी भी देख लीजिए, अगर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया तो उससे संबंधित रूल या एक्ट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो अब राजस्थान पंचायती राज एक्ट कब आता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में आता है। और आपको कभी डाउट में नहीं रहना है, ये ग्राम पंचायत एक्ट है, ये पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट है, और ये राजस्थान पंचायती राज एक्ट है। और ये एक्ट जब आता है 1994 में, तो ये एग्जैक्ट लगभग एक साल बाद में 23 अप्रैल 1994 को लागू होता है। एक साल का अंतर आ गया ना, तो डेट में भी कोई समस्या नहीं है। 23 अप्रैल 1994, लगभग एक साल बाद में। 23 अप्रैल 1994, क्या याद रखना? 23 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994। ये कहानी किसको समझ में आ गई कि सर इसके बारे में तो अब एक एक चीज पता चल गई। 1991 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, 92 के अंदर जो है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। 24 अप्रैल 1993 के अंदर जो है, हाँ 1993 के अंदर जो है वो लागू हो गया, इसलिए इसे पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और समय उस समय आपके जो है पीवी नरसिम्हा राव थे, शंकर दयाल शर्मा आपके जो है वो प्रेसिडेंट थे। ये पूरा मामला है। इतनी कहानी समझ। अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेट कर्नाटक था जिसने जो है वो जस्ट बाद में एक्ट बनाया, फिर हमने भी बना लिया, सबने बना लिया। हाँ, तो आया भी लागू कर दिया, जायज बात है, उसी समय कर दो। क्योंकि नरेंद्र अगर मान लो कि आपके बजट सत्र में आ गया, तो बजट सत्र में आ गया तो बढ़िया, कर दो अप्रैल तक लागू। अब आपका जो है वो शीतकालीन सत्र में आया दिसंबर में, तब लागू करते करते आपको टाइम लग जाता है, तब ईयर में जो है वो अंतर आ जाता है। पारित हुआ तो लागू कर दो अगले दिन, मना कौन कर रहा है? राज्यपाल से साइन टाइम पे करवा लो। अब क्या याद रखना? अब कुछ आर्टिकल याद रखने, और आर्टिकल तुम लोगों को याद रखने हैं, उसके बारे में हम अब लोग जो है वो चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो क्या याद रखना है?
सबसे पहली चीज तो याद रखना है, संविधान में एक अनुसूची 11 जोड़ी गई और उसके तहत जो है वो दोस्तों 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए दोस्तों? 29 विषय दिए गए, याद रखें। 73वें संविधान के संशोधन के तहत संविधान का भाग 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, भाई एकदम ओके है मामला, 243 ओ तक जो है लगभग 16 आर्टिकल जो है वो जोड़े गए। पंचायती राज को राज्य सूची के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो दिया गया। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या क्या प्रोविजन किया गया कि आपके यहाँ संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल 243 से ओ जोड़ा गया और दोस्तों जो है यहाँ पर भाग 9 जोड़ा गया, 43 से 43 ओ जोड़ा गया, याद रख लेना। उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो कितनी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और दोस्तों जो है वो कितने विषय, हाँ लगभग जो है वो कंप्लीटली 29 विषय जो है वो कहा गया कि राज्य जो है वो धीरे धीरे दे दे, राज्य जो है वो धीरे धीरे दे दे। 29 विषय, भाग 9 243 से 43 ओ याद रखना है। पी से नगर निकाय चालू होगी, वहां से उनकी परिभाषा बतानी पड़ती है। नगर पालिका क्या होता है, महानगर क्षेत्र क्या होता है। 243 से 243 ओ, 11 अनुसूची 29 विषय, ये एकदम बेसिक बात है। हाँ, और ये राज्य सूची का विषय है। क्या है दोस्तों? ये आपका राज्य सूची का विषय है जिसपे कानून जो है वो राज्य को बनाना ही है। हमने तो एक आधारभूत कानून बना दिए। तो अब दोस्तों जो है वो इसके अनुसार जो है वो हर राज्य को अपने एक्ट बनाने। तो याद रख लेना, सबसे पहले एक्ट बनाने वाला राज्य कौन सा था? सबसे पहले एक्ट बनाने वाला राज्य कौन सा था? कर्नाटक था। क्या था दोस्तों? आपका कर्नाटक था। उसने हाथों हाथ बना दिया था। अपने को 1 साल लग गया। राजस्थान पंचायती राज एक्ट कब आया? राजस्थान पंचायती राज एक्ट दोस्तों जो है वो 1994 में आता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सबने एक्ट बना दिए। अब उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि अब सब टाइमली होगा ना, 5 साल से चुनाव सारा काम, तो सबसे पहले चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था? सबसे पहले चुनाव करवाने वाला राज्य कौन था इन नए संविधान संशोधन के बाद में? तो वो मध्य प्रदेश था। राजस्थान ने कब करवाया? राजस्थान ने तो 1995 में करवाए। राजस्थान ने तो 1995 से जो है वो आपके जो है 95 में होते हैं, फिर 2000 में होते हैं, फिर 2005 में होते हैं, फिर 2010, 2015, 2020, अब 2025 में होंगे। तो राजस्थान के अंदर जो है वो दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है। अब कभी नहीं भूलोगे ऐसे प्रश्न, अब जो है वो कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना? एकदम पक्की बात है, श्योर? तो बस बढ़िया बात है, और क्या ही चाहिए। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 43 से ओ 11वीं अनुसूची 29 विषय राज्य सूची। सबसे पहले एक्ट कर्नाटक हम लाए दोस्तों, पंचायती एक्ट जो है वो 1994 में। सबसे पहले चुनाव मध्य प्रदेश में हमने करवाया 1995 में। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर? चले आगे। अब हमारा जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें दोस्तों अब तक जो है वो इतने संशोधन हो गए और ये हम लोगों को पढ़ने चाहिए। हमारे पंचायती राज अधिनियम में जो है वो दोस्तों जो है वो कितने संशोधन हो गए? पंचायती राज अधिनियम में हमारे जो है वो दोस्तों कितने संशोधन हो गए? 3 संशोधन हो गए, 3 अमेंडमेंट हो गए जो आप लोगों को जो है वो याद रह जाएंगे। 3 अमेंडमेंट हो गए जो आप लोगों को जो है इजीली याद रह जाएंगे। और कौन कौन से 3 अमेंडमेंट हुए? पहला अमेंडमेंट हम 2014 में करते हैं और उसके अंदर सरकार जो है वो क्या कहती है दोस्तों, आपकी स्वच्छ शौचालय की परिभाषा जोड़ दी गई। अगर चुनाव लड़ना है तो शौचालय जो है वो होना चाहिए, पहला अमेंडमेंट। उसके बाद उसी दिन ही एक अमेंडमेंट और होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट 2014 में होता है। भाजपा सरकार जो है कहती है कि स्वच्छ शौचालय होना जरूरी है तभी चुनाव लड़ सकते हो, ठीक बात है। उसके बाद में दोस्तों आपका सेकंड अमेंडमेंट भी होता है और आपका जो है वो 2014 में होता है। और उसमें क्या कहा गया दोस्तों आपके यहाँ पे कि जो है वो अगर चुनाव लड़ना है तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है। क्या? शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है। क्या है भाई? शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है। बताओ, याद रह जाएगा? उस समय 8वीं पास किया था और 10वीं पास,
तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो सरपंच में जो है वो 5वीं पास की बात थी। हाँ, और जो है वो दोस्तों शेष क्षेत्रों में जो है वो 10वीं पास की बात थी। तो ये जो है वो दोस्तों 10वीं पास और जो है वो 5वीं पास वाली जो है वो शर्त जोड़ी गई थी, याद आ रहा है तुम लोग? हाँ, गुलाब चंद कटारिया समिति ने कहा था कि जो शैक्षणिक योग्यता जोड़ो। अब इसका मतलब चौतरफा विरोध उस समय हुआ भी था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अब भी जो है वो सरपंच बहुत सारी जगह जो है बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन सरपंचाई बहुत अच्छी करते हैं क्या? वैसे जरूरी है ग्राम सभा में प्रस्ताव लाना, ग्राम सेवक से काम करवाना, हाँ, पटवारी को टाइम पे बुलाना, इसके लिए पढ़ा लिखा सरपंच जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है वो पुराने वाले सरपंच अपने काम के नहीं है। सरपंच का पता है मेन रोल क्या होता है? गांव के अंदर केस मुकदमों को नहीं होने देना, वो वैसा हूं तकड़ो सरपंच। ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ग्रामीण विकास का काम तो ग्राम सेवक ही कर लेगा, योजना ही उसका क्रियान्वयन ग्राम सेवक इजीली करवा देगा ना। लेकिन जो वो सरपंच का मेन रोल ये होता है कि गांव में केस मुकदमों न हुए, गांव में छोटी मोटी बात के लिए जो है वो जनता जो है थाने नहीं जाए, और बाद में अगर चली जाती है तो दोनों साइड से बाद में केस मुकदमा होने के बाद में जो है ना वकील करना पड़ता है, पैसे लगते हैं, ऐसे काम जो है ना चौपाल पे ही समेट लिए जाए, और यही होता था सरपंच का रोल। बेसिक रोल है। हमने पंचायती राज संस्थाएं इसीलिए सशक्त की थी कि आप बैठिए और वहीं जो है वो समझौता करवाइए, समझाइए, एनी टाइम जो है वो गांव पे कंट्रोल रखिए, ताकि एटलीस्ट जो है ना गांव के लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, बोल दिया ना मोनिका जी, अभी आपको जो है वो बोला है ना, आज कर दिया हमने अनाउंसमेंट, आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चले आगे। तो और उसके बाद में 2019 में अमेंडमेंट होता है और गहलोत सरकार ने शैक्षणिक योग्यता हटा दी। तो 3 अमेंडमेंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पंचायती राज अधिनियम जो राजस्थान वाला है उसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो अब तक 3 अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट 2014 के तहत शौचालय की शर्त, फिर शैक्षणिक योग्यता, और फिर 2019 में शैक्षणिक योग्यता हटा दी। फिर 2019 में शैक्षणिक योग्यता हटा दी, फिर जो है वो शैक्षणिक योग्यता हटा दी। ये 3 चीज याद रखो। हाँ, ये तीन चीज जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखो। अब तो सरपंच आग लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। मैंने जब ग्राम सेवक ज्वाइन किया था तो मेरे सरपंच जो है वो केसरा राम जी गोदारा थे, जो लगभग जो है वो दोस्तों जो है उस समय वो पूर्व सरपंच थे, फिर बाद में जो चुनाव हुआ तो वो सरपंच बन गए थे 1 साल बाद में। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, मेहमान बाबू ही कहा करता। और वे बहुत पुराना सरपंच, मतलब 5 5 6 6 बार सरपंच रह जाए ना, कि 30 30 35 35 साल हो सरपंच। तो वे जो है वो लगभग 17 1 साल की बाकी उम्र ही। और ग्राम पंचायत बागसरा आथुणा हमारे सुजानगढ़ में ही आती है। तो वो ऐसे इंसान थे, उनको कभी भी पूछ लेता हूँ बाबा कटो, कह यार आज बट बात होगी थाना में बट जाऊँ, बा को समझो तो करा रहा हूँ, आज आ बात होगी, आज वे 2 जना लड़ लिया, जो है वो सीवने ले रहे, आज जो है भूमि विवाद हो गया, वहाँ जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब एनी टाइम सुबह से लेकर शाम तक वो बंदा उठने के बाद में अपनी गाड़ी लेके और जो है वो सेवा में सारे दिन लगे रहते थे। हाँ, और मेरे हिसाब से अब भी वो ऐसी सरपंचाई कर रहे हैं। अब भी वो जो सबसे सीनियर सरपंच थे हमारी, मतलब पंचायत समिति के सबसे सीनियर सरपंच थे। और आप लोग उनके भाई का नाम भी जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं तो नाम सुना होगा। रतनगढ़ विधानसभा से जो है वो विधायक है उनके भाई पूसाराम जी गोदारा, उनके बड़े भाई हैं वो। उनके छोटे भाई जो है ना रतनगढ़ विधानसभा से विधायक है कांग्रेस से, पूसाराम गोदारा, उनके बड़े भाई है केसर राम जी गोदारा। तो भी मैंने तो जो है वो उनके नीचे सरपंचाई की, तो मुझे मतलब पता चला कि जो है वो ऐसे सरपंच हुए तो और ही मजा आ जाए। एनी टाइम जो है वो एक ही काम, फोन करके पूछ लिया ना कहाँ पे हो, कभी आज तो बढ़ जा रहे हूँ, बात होगी, कोई जो है वो विवाद हो गयो, कोई गाँव में बहुत सारा विवाद है, कोई किन फोन कर दियो, कोई बात होगी, ठीक है, गांव में लड़ाई जो है वो इनकी भी लड़ाई हुए, खूब लड़ाई हुए, एनी टाइम यही करते थे। तो सरपंच का रोल जो है वो यही होता है जनरली। हाँ, अब आगे बात करें दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बाद में। अब हमें कुछ आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, और ये आर्टिकल आपके जो है वो 243 से लेकर 243 जो है ओ तक, कौन कौन याद कर लेते हैं? हाँ, ना देखनी पड़ेगी रिकॉर्डेड, कोई इलाज नहीं हो।
है ना। हमने ये एकदम निर्णय ले लिया कि अब जो है वो आप लोग प्री के एग्ज़ाम तक जो है वो बढ़िया तरीके से क्लास ले और बढ़िया टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। अब लाइव बैच नया स्टार्ट नहीं करेंगे, जितने हो गए वो आपको मिलेंगे, उसके बाद के जो है वो आपको लाइव पढ़ा देंगे, क्योंकि अब टाइम ही इतना ही है ना, दोबारा आप पढ़ोगे तो फिर आपको भी टाइम नहीं मिलेगा। अब ये आर्टिकल कौन कौन याद कर सकता है? सभी मिलेगी महेंद्र जी। हाँ, आज सबका शेड्यूल डल जाएगा हर बैच का। आप थोड़ा सा दिन ध्यान दे लो कि क्या याद रखना आप लोगों को। ये आर्टिकल याद करने और आर्टिकल याद करने ही पड़ेंगे। और याद रखें 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 ए में किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उल्लेख है। 243 सी के अंदर जो है वो संरचना है। 243 सी के अंदर क्या है? संरचना है। डी में दोस्तों रिजर्वेशन की बात है। ई और एफ के अंदर कार्यकाल योग्यता है। ई और एफ के अंदर जो है वो दोस्तों कार्यकाल योग्यता है। जी में शक्तियां हैं। एच में दोस्तों आपका जो है वो करारोपण है। आई में दोस्तों आपका जो है वो आई के अंदर जो है वो इनकम से वित्त आयोग है। और जे के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है लेखा परीक्षा का काम है। के अंदर निर्वाचन आयोग है। इतने आर्टिकल आप लोगों को जो है वो पता होने चाहिए। के तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ये कौन कौन याद कर लेगा? किस किस को लगता है कि सर मैं याद कर लो? अगर तुम लोग एक याद कर लो ना कि एच में करारोपण की शक्तियां, और सारे मैं याद करवा दूं तुम्हें, और सारे याद करवा दूं 2 ही मिनट में। अगर एक याद कर लो ना तुम, एच के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे करारोपण की शक्तियां हैं, उसके अलावा मैं सारे याद करवा सकता हूं तुम्हें, क्योंकि आई और के मेरा पहले से याद करवाया हुआ है। आई में फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा था, के में जो है वो इलेक्शन कमीशन हमने पढ़ा था। केवल एच याद कर लो तुम लोग। कर लिया एच? एच याद? अब 2 मिनट बस इधर ध्यान देना, सारे आर्टिकल याद करवा देता हूं। देखो ए बी सी में तो कोई समस्या है नहीं। ए बी सी के अंदर तो जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कोई समस्या है नहीं। ए के अंदर सभा, हाँ, और बी के अंदर स्तर, और सी के अंदर संरचना। लिखो एक बार, सभा स्तर संरचना। सभा स्तर संरचना एक बार लिखो। सभा स्तर संरचना एक बार लिखो। सभा स्तर संरचना एक बार लिखो। सभा स्तर संरचना, सभा स्तर संरचना, सभा स्तर संरचना। करारोपण टैक्सेशन। करारोपण जो है वो क्या होता है मोहित? टैक्सेशन। टैक्सेशन की पावर जो है ग्राम पंचायत के पास है, वो अपने अनुसार जो कर लगा सकते हैं। सभा स्तर संरचना समझ में आ गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया था भाई आप लोगों को? आरक्षण की व्यवस्था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण आप लोगों को याद है, तो डी आप लोगों को याद हो गया। कहो सर डी याद हो गया। डी जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद हो गया, पहले से क्लियर है। सभा स्तर संरचना, डी आप लोगों को जो है वो आरक्षण जो है वो याद है, याद रह जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो है वो याद करना है कार्यकाल और योग्यता। ई और एफ हमेशा ही, कार्यकाल योग्यता आप लोग हमेशा याद रख लेना। चाहे तुम लोगों ने राज्यपाल के याद किए थे, चाहे किसी के याद कर लो, आपके जो है आगे पीछे ही आएंगे। जैसे 156 में कार्यकाल आई थी, फिर योग्यता है ना 157 में, याद आ रहा है? ई और एफ कार्यकाल योग्यता, चाहे आप इनके देख लो, पहले कार्यकाल फिर योग्यता, हमेशा यही पैटर्न दिखता है। आप राज्यपाल का देख लो, चाहे आप राष्ट्रपति का देख लो, चाहे आप दोस्तों विधानसभा का देख लो, चाहे लोकसभा का देख लो, राज्यसभा का देख लो, पहले कार्यकाल फिर योग्यता, पहले कार्यकाल फिर योग्यता, पहले कार्यकाल है फिर योग्यता। तो ई और एफ। जी आप लोगों को याद रखना है, ग्लूकोन डी क्या है भाई? शक्ति की बात है, याद आ रहा है? ग्लूकोन डी क्या है दोस्तों आपके यहाँ? शक्ति। तो जी सर याद रह जाएगा, शक्तियां, उत्तराधिकार, पावर, जी याद रह जाएगा। जी आप लोगों को याद ही है, फिर बाद में कोई समस्या ही नहीं है। तो ए बी सी डी, डी आपका आरक्षण हो गया। जी भाई ग्लूकोन डी तो शक्ति का ही प्रतीक है ना, कहते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज, तो बस और क्या चाहिए? तो जी दोस्तों आप लोगों को जो याद रह जाएगा कि शक्तियों की बात है, ये पता है। सभा स्तर संरचना, डी आरक्षण है, ई एफ जो है वो कार्यकाल योग्यता। डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, अभी केवल और मैं याद करवा रहा हूं। जी शक्ति की बात होगी। एच तुम लोग याद कर रहे, एक की तो गारंटी तुमने ली थी कि सर एच की टेंशन आप छोड़ दो, एच की टेंशन आप छोड़ दो। एच जो है ना वो करारोपण टैक्सेशन की बात है, करारोपण है, टैक्सेशन की बात है, वो हमें याद है। करारोपण तुम लोगों को याद ही है। अब बात कहती है आई। आई दोस्तों इनकम, और इनकम मतलब वित्त आयोग का, सर हाँ ये भी पता है।
आई मतलब इनकम, इनकम मतलब वित्त आयोग, और के का हमें जो है वो निर्वाचन आयोग, के का हमें जो है वो निर्वाचन आयोग पहले से पता है, क्योंकि हमने फाइनेंस कमीशन है और इलेक्शन कमीशन दोनों पढ़ लिए हैं। कहाँ सर, ये भी पता है। बचा कौन, केवल और केवल दोस्तों जे बचा। अब जे देखो, जूनियर अकाउंटेंट की अभी भर्ती हुई थी, और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होती है तो जूनियर अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं, लेखा परीक्षा। जूनियर अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं, लेखा परीक्षा। जूनियर अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं, लेखा परीक्षा। जूनियर अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं, हाँ याद रह जाएगा, जूनियर अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं, लेखा परीक्षा का ही तो काम करते हैं। अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई ना, तो अब तुम लोग इजीली याद कर सकते हो कि सर जब अब तो ए याद है सभा, बी याद है त्रिस्तरीय व्यवस्था, सी याद है संरचना, सी याद है संरचना, डी का पता है आरक्षण है, डी का पता है आरक्षण है, ई एफ का पता है योग्यता और कार्यकाल। पहले दोस्तों जो है वो आपका जो है वो सॉरी कार्यकाल है और योग्यता, पहले आपका कार्यकाल फिर योग्यता, पहले कार्यकाल है फिर योग्यता, और उसके बाद में जो खतरनाक वाले हैं वो तो वैसे ही याद हो गए। कौन कौन से याद हो गए तुम लोगों को, कि आप लोगों के यहाँ जो है वो ए बी सी डी ई एफ के बाद में जी पूछ ले तो तुम लोग बता सकते हो शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, शक्ति से संबंधित है, ठीक है। एच पूछ ले तो दोस्तों तुम लोग बता सकते हो करारोपण से संबंधित है, करारोपण से संबंधित है। अब अगला जो है वो आई पूछ ले तो तुम्हें पता है आई इनकम वित्त आयोग, और अगला जो है वो जे पूछ ले तो जे तुम बता सकते हो लेखा परीक्षा, जूनियर अकाउंटेंट, और के पूछ ले तो निर्वाचन आयोग। अब इतना तो काम चल ही गया, आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। याद हो गए क्या, 1-2 मिनट ही लगी, हो जाएंगे, और रिवीजन करो तो हो जाएंगे। हाँ, सभा स्तर संरचना, डी से अंबेडकर साहब ने आरक्षण की बात की, कार्यकाल योग्यता, जी शक्तियों की बात है, एच करारोपण की बात हो गई, आपकी आई इनकम, के इलेक्शन कमीशन पहले ही याद करके आए थे, जे से जूनियर अकाउंटेंट। हाँ, अब कोई कहते अत्ता आर्टिकल याद करना पड़े, आगलो टेंशन आ जाएगा, अत्ता याद करी जय गुरु जी, ये याद हो जाए। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वापस सबको रिवीजन करेंगे तो सब सारे याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सारे याद हो जाएंगे। इससे आगे जो है वो यूनियन टेरिटरी पे लागू होता है, एल में है, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों जो है वो उसके अलावा जो है किस किस राज्य में लागू रहेंगे, निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकते, वो लास्ट वाला ये लिखा हुआ है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इन सबको अपनी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन के तक सबसे इंपॉर्टेंट है, के तक सबसे इंपॉर्टेंट है। ओ के अंदर ये कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, निर्वाचन संबंधी मामला है वो जो है निर्वाचन आयोग की जो है वो फाइनल है, वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सभा स्तर संरचना आरक्षण डी से, फिर दोस्तों ई से कार्यकाल योग्यता, एफ से फिर बाद में जी जो है वो दोस्तों याद रखे शक्ति, जी शक्ति, एच करारोपण, आई वित्त, और जे लेखा परीक्षा, के निर्वाचन। कौन कौन याद कर लेगा, सब कर लोगे पक्की बात, एक एक आर्टिकल याद है, ये होती है ना बात। गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मैं आपको एक एक ओवरव्यू जैसे आर्टिकल का दिया है वैसा ही ओवरव्यू में आप लोगों को जो है वो एक बार पहले ग्राम पंचायत का और उसके बाद में पंचायत समिति का और फिर जिला परिषद का दे दूं। कर लें ऐसी बात, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की, फिर डिटेल में तो चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है, पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कर लें थोड़ी सी चर्चा, ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले, तैयार हो सब? अब ठीक है, दिख रहा है, कुछ नहीं कट रहा, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, क्लास कब तक चलेगी, जब तक आपकी इच्छा है तब तक चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-1 मिनट और चलेगी, फिर मेरे को ऑफिस भी जाना है। हाँ, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसकी धारा 9 के अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख है। क्या सर आर्टिकल भी याद रखना पड़ेगा, धारा भी याद रखनी पड़ेगी? हाँ, 3-4 धारा तो याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं रखो तो। कौन सी जो है ग्राम पंचायत किसमें, पंचायत समिति किसमें, और जिला परिषद कौन सी है? चलो धारा एक बार रहने दो, पहले आप देखो अपन गांव में 2 आदमियों को तो जो है वो डायरेक्ट चुनते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि गांव को, ग्राम पंचायत को हम वार्ड में बांटते हैं, और दोस्तों जो है वो वार्ड का सदस्य होता है वार्ड पंच, जिसे दोस्तों हम ग्राम पंचायत का सदस्य कहते हैं, और इसका हम निर्वाचन प्रत्यक्ष करते हैं। जायज बात है।
अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आपको बेसिक ये पता होगा कि एक तो वार्ड पंच को वोट आपा गिरा और एक आपा सरपंच को वोट गिरा, दो ही आपा डायरेक्ट इलेक्शन करवावा। एक आपा वार्ड पंच को वोट गिर दें, एक आप मान लो कि आप जो गांव में 7वें वार्ड में हो, तो आप जब वोट डालने जाओगे ना तो आपके पास एक तो वार्ड पंच आपके कौन खड़ा हुआ है उसका वोट पड़ता है और एक सरपंच का वोट पड़ता है। उप सरपंच का वोट अपन नहीं डालते हैं। उप सरपंच की पूरी प्रोसेस मैं बता दूंगा तुम लोगों को क्या होता है, क्या मामला है। वार्ड पंच का वोट अपन डालते हैं कौन कौन गांव से। जनरली अगर हर वार्ड का अलग अलग वार्ड पंच होता है, गांव में अगर तारतम्यता हो, समन्वय हो, तो वार्ड पंच का चुनाव जो है वो निर्विरोध भी हो जाता है। लेकिन आजकल जनता नहीं मानती कि सरपंच का चुनाव हो रहा तो मैं गाँव में वार्ड को पंच में ही बनूं। तो गाँव जो है ग्राम पंचायत को वार्ड में जो है वो बांटा हुआ होता है जनरली आपके यहाँ पर है। और वार्ड पंच का चुनाव जो होता है उसके अंदर दोस्तों जो है वो आप लोग याद रखें। हाँ, क्या याद रखना आप लोगों को कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और अपन वार्ड पंच को वोट देते हैं, उसी तरीके से ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है और इसका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका भी क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका भी क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका भी क्या होता है भाई, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। डायरेक्ट जो है वो दोस्तों जो है वो वोट देते हैं। और मेरे हिसाब से भारत में इससे ज्यादा शानदार कोई चुनाव नहीं है, इससे ज्यादा प्रतिस्पर्धा किसी चुनाव में नहीं है, इससे ज्यादा जागरूकता किसी चुनाव में नहीं है। शहर वालों को तुम पूछ लो ना तुम्हारे पार्षद के चुनाव के बारे में, आधे शहर वालों को उनके पार्षद का नाम नहीं पता। ठीक है, विधायक के चुनाव में भी जनता जो है ठीक ठाक भाग लेती है, सांसद दौड़े में इतना ज्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लेती। लेकिन अगर पूरे भारत के टोटल अगर आप लोग जो है वो चुनावी प्रक्रिया में देखें तो सबसे पॉपुलर, सबसे कांटे का चुनाव, सबसे तकड़ी प्रतिस्पर्धा और सबसे गजब जागरूकता वाला चुनाव यही है कि आप लोग देखेंगे चुनाव के अंदर जो है ना आदमी एक वोट अगर दुबई भी है ना उसको भी बुलाने की कोशिश करता है कि भाई आ जाना। सबसे ज्यादा तकड़ा चुनाव यही होता है। अब आप लोग याद रखें कि हमने जो है वो चुनाव क्या करवाया, चुनाव जो है वो दोस्तों आपके वार्ड पंच का चुनाव जो है वो क्या हुआ, वार्ड पंच और सरपंच दो जो वोट डालने होते हैं। जनरली अगर पंचायत के चुनाव हो तो वो दो वोट जो है वो डालने होते हैं। और जब दो वोट डालने होते हैं तो आप वार्ड पंच जो जिस वार्ड का, जैसे मतलब 7 नंबर वार्ड का कोई आदमी है तो उसने एक वार्ड पंच को वोट दे दिया, एक वार्ड पंच को वोट दे दिया, एक सरपंच को वोट उसने दे दिया, एक सरपंच को वोट दे दिया। तो अब दोस्तों जो है अब एक वार्ड पंच बन जाएगा और एक दोस्तों सरपंच। अब होता है क्या है, इनकी जब काउंटिंग होती है, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं कभी नहीं भूलोगे, काउंटिंग होती है ना तो मान लो इनकी जब गणना होती है तो याद रखिए गणना वहीं होती है। कहां होती है, गणना वहीं होती है। याद है तुम लोगों, अगर आप लोगों को पता होगा तो पंचायत में जहां पे आपकी वोटिंग हो रही है वहां मेन जो आपका मेन जो है वो वोटिंग जहां हो रही है, वैसे तो कई जगह वोटिंग, लेकिन अगर जो मेन बूथ होता है वहीं पे जो है वो दोस्तों जो है वो रूम बनाया जाता है, सारे जो है ईवीएम रखी जाती हैं और ईवीएम रखने के बाद में उस रूम में जो है वो दोस्तों जो गणना होती है। और गणना में आप अपने पॉलिटिकल जो है वो एजेंट जो होते हैं, वोटिंग एजेंट भी जो है वो साथ में जाके बैठ जाते हैं। अब इस रूम में सब बैठे हैं, इस रूम में सब बैठे हैं और इसके बाद में सारी और ये आपकी स्कूल की बाउंड्री है, ये आपके स्कूल की बाउंड्री है और सब यहाँ खड़े हैं, सब क्या जनता यहाँ खड़ी है सारी की सारी। पुलिस वाले कहते हैं जाके सो जाओ, कोई नहीं है, आराम से सो जाओ, कोई नहीं है। हाँ, पहली बार वोटिंग करवाई थी तो मुझे पता है, हमारा जो है वो सबसे लास्ट में वोटिंग जो है वो जिला कलेक्टर तक से फोन आ गया था, भाई क्या कर रहे हो, इतनी लेट क्यों हो रही है वोटिंग। सारी जनता यहाँ पे खड़ी है भाई साहब, दोनों पक्ष तीनों पक्ष जो हैं सब अपने अपने डीजे लिए खड़े हैं। उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हाँ, हो ही नहीं सकता क्योंकि ईवीएम के अंदर किसी भी प्रकार का जो है वो टेम्परिंग नहीं हो सकती, ये आप एकदम क्लियरली मान के चलें, ईवीएम के अंदर हो ही नहीं सकती। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अब जब गणना जब करवाई जाती है तो दोस्तों जो है वो सबसे पहले क्या आदमी जो है वो टेंशन फ्री रहने के लिए सबसे पहले वार्ड की गणना करवाता है। वो किसके, वार्ड वाइज जो है वो भाई एजेंट बैठ जाओ, ईवीएम खुली, वार्ड वाइज गणना होगी कि भाई ये वार्ड जीत गए। ठीक है,
ये वार्ड जीत गए। तो हर सब ने जो है ना गणना के अंदर बहुत सारे लोग, अब वो पीओ पे डिपेंड करता है, वहां का जो निर्वाचन अधिकारी है उस पर डिपेंड करता है। निर्वाचन अधिकारी जनरली आप जो है वो ग्राम सेवक तो सहयोगी के रूप में होता है भी, निर्वाचन अधिकारी तो वहां पे जो भी प्रिंसिपल आते हैं, जो आपके एजेंट होते हैं, उनकी जो टीम के प्रभारी होते हैं दोस्तों, वो निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो अब दोस्तों जो है वो याद रखें, इस कंडीशन के अंदर पीओ पे डिपेंड करता है कि वो पहले वार्ड पंच की काउंटिंग करवाए या सरपंच की काउंटिंग करवाए। बताओ तो तुम लोगों को क्या लगता है किसकी काउंटिंग करवानी चाहिए, पहले किसकी? तो मेरा तो ये मानना है कि पहले सरपंच की काउंटिंग करवा दो, उसके बाद में जो है वो मामला जो है वो ठीक है, सारी जनता चले जाए, फिर वार्ड पंच की धीरे धीरे करवा लेना, ये भी सही बात है। लेकिन अगर पीओ को पता हो कि मामला सेंसिटिव है, तो वो चाहता है कि यहां कम से कम भीड़ रहे, और यहां कम से कम भीड़ तब रहती है जब आप लेट, मतलब जितना हो सके लेट, कोई करना नहीं चाहता लेकिन प्रोसेस में लेट हो जाए। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे जो है सबसे पहले वार्ड पंच की जो है वो दोस्तों जो काउंटिंग करवाई गई। वार्ड पंच अनशन आपका दिखा दी ईवीएम, और जो है वो राज्य हो गया, जगह जीता जगह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वार्ड पंच अब यहाँ कौन किस साथ चले जाओ, वार्ड पंच सब यही है, जा कोई नहीं रहा, वार्ड पंच सब यही है, जा कोई नहीं रहा भाई साहब, क्योंकि जीतते ही हाथों शपथ दिलवानी इनको, उसी समय हाथों शपथ और सर्टिफिकेट उसी समय दिया जाता है, याद रखें। अब उसके बाद में हमने सरपंच की जो है वो काउंटिंग चालू करवाई। तो तब तक जो है वो पूरे चूरू के अंदर रात के 11 बजे केवल हमारी ग्राम पंचायती कर, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम साहब हम जो है पहले वार्ड पंचों की काउंटिंग करवा रहे हैं, हम तो क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव है थोड़ा सा मामला, और बहुत ही जो है वो मतलब ये सरपंच से ज़्यादा हमें तो लग रहा है विधायक का ही चुनाव है। जनता भाई साहब पूरी बार खड़ी इतनी खतरनाक तरीके से। हाँ, अब जो है वो आपके यहाँ सरपंच की काउंटिंग करवाई गई। तो सरपंच की काउंटिंग में जो है वो जो जीत गए, उसके बाद में जो है वो सरपंच साहब को भी यहीं रख लें। अब हाथों हाथ इनको यहीं पे सर्टिफिकेट और जो है वो दोस्तों जो है वो शपथ। तो इसलिए याद रखना, शपथ का अगर पर्सन पूछ ले कि शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों याद रखें निर्वाचन अधिकारी दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? निर्वाचन अधिकारी दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? आपके निर्वाचन अधिकारी दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? निर्वाचन अधिकारी दिलाते हैं। फिर ये अपने जश्न मना लेते हैं, जिस पोर्शन के लोग जीतते हैं, जो नहीं जीते वो अपने चले जाते हैं। बढ़िया पटाखा पुटुका छोड़ो, पुलिस प्योर लॉ एंड ऑर्डर के साथ है। जो जीतता है उसको भी पुलिस घर छोड़ के आती है, और जो हारता है उसको भी पुलिस ही घर छोड़ के आती है, उसको भी पुलिस ही घर छोड़ के आती है। तो अब मान लो तुम कितना शानदार चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव जैसा चुनाव है क्या है? विधायक ने सांसद ने न छोड़ गया हो तो भी काम चल जाए। सरपंच का चुनाव में जीतते जगह ने भी पुलिस ही छोड़ रहा है, हारे जगह ने भी पुलिस ही छोड़ रहा है। कोई बात को नहीं, अगली बार बढ़िया प्रयास करना है। वेल प्लेड है ना, बॉयज प्लेड वेल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कोई बात कौन, चुनाव जो है वो होता रहे। हाँ, और जो है वो हाँ त्योहार होता है जनरली इसके अंदर। ओके, घर तक ही छोड़ के आती है पुलिस भी, घर के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि इधर घर के अंदर टेंशन है और इधर माहौल चल रहा है, सब जो है वो खाना पीना कर रहे हैं। तो निर्वाचन के अंदर सरकारी अधिकारी का काम होता है कि वो कहीं पे भी बायस ना हो, किसी भी प्रकार का जो है वो लगना नहीं चाहिए कि पक्षपात कर रहा है। तो बाहर तक गेट तक ही छोड़ के आती है, पानी नहीं पीते निर्वाचन के अंदर। तुम लोग सोच रहे हो कोई फेवर ले ले, निर्वाचन के अंदर अगर पोलिंग पार्टी है, पुलिस का आदमी है, सरकारी आदमी है, छाछ लेडी कौन पियो, कोई घर की कर बिना मतलब नाम लाग जाएगा, ओ तो भी की छाछ पियो केटा बाकस आ गए, इतना तकाज जो होता है। तो अब ये हो गया, अब ये काम हो गया। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने वार्ड पंच का डायरेक्ट इलेक्शन करवाया, वार्ड पंच का और सरपंच का हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन करवाया। अब वार्ड पंच सरपंच का डायरेक्ट हम लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव करवाया, और इनको जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जो है वो शपथ भी जो है वो निर्वाचन अधिकारी ने दिला दी। शपथ भी क्या कर दी? निर्वाचन अधिकारी, कभी डाउट नहीं रहेगा, निर्वाचन अधिकारी ने दिलवा दी। अब दूसरे दिन सुबह 11 बजे, 7 बजे तो कोई उठता नहीं ना, दूसरे दिन उठा के लाने पड़ते हैं दूसरे दिन। हाँ, निर्वाचन अधिकारी बोलता थे भाई मन काल जानो है थे टाइम से आ जाए 11 बजे तक नहीं, क्योंकि उसे जो है वो कल जाना भी है, क्योंकि उसको पोलिंग पार्टी पूरी की पूरी जाएगी ना। लेकिन अभी एक काम बचा हुआ है, पोलिंग पार्टी को पूरा का पूरा अगले दिन रवाना होके अपने तहसील स्तर के ऊपर ईवीएम जो है वो वापस जो है वो क्या करनी है, जमा करवानी है, टोटल रिपोर्ट करके जो है वो देना है, सारा काम उसे करना है। उसके पास जो है वो 2-2:30 बजे तक का ही टाइम होता है, लेकिन जनता रात को डीजे बजा रही है। अब उस समय जो है वो गांव में दूसरा माहौल चालू हो जाता है। जो जीत जाते हैं वो किसी के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जो हार जाते हैं वो कहते हैं अब अपा उप सरपंच बना श्याम,
अब आप उप सरपंच बनाशिया, ये अगले दिन की बात है। तो अगले दिन जो है वो आपका जो है निर्वाचन अधिकारी कहता है कि भाई टाइम से आ जाना, और टाइम से आके जो है वो आराम से जो है वो एक उप सरपंच का चुनाव करवा लेना, उप सरपंच का चुनाव करवा लेना। उसके बाद हम हमारे घर, आप अपने घर, भाई को ठीक बात है, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ याद रखें, जो जनरली अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो क्या परंपरा होती है, बड़े वाले गांव का सरपंच बन गया तो छोटे वाले गांव का उप सरपंच बना दो, यही होती है जनरली व्यवस्था, यही होती है ना कि बड़े वाले गांव का सरपंच बन गया तो छोटे वाले गांव का क्या बना दो, उप सरपंच बना दो। ये मतलब उदार हृदय से किया जाता है जनरली। लेकिन अब अगर सामला जगह सरपंच का चुनाव में हार गया, बे करना ना अब उप सरपंच में जीशिया, तो फिर वो मतलब आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आपको पहले समझ लेना चाहिए कि अगर आप फाइनल हार गए फिर अगले दिन आप दोबारा ये करना चाहते हैं तो दोबारा बिना मतलब अगले दिन और अगले जो सरपंच के चुनाव के बाद में उप सरपंच को डीजे में लेके जाएंगे, तो ऐसा निर्विरोध रूप से हो जाता है। लेकिन कई कई जगह समन्वय नहीं बैठता तो जगह कि हम चुनाव करवाशे, तो फिर बाद में चुनाव होता है तो अगले दिन वापस सारी जनता बैठती है, ठीक है, आपके वार्ड पंच आ गए, सरपंच साहब आ गए। अब वार्ड पंच में से कोई एक, वार्ड पंच में से कोई एक जो है वो क्या बनता है दोस्तों, आपका सरपंच बनता है। वार्ड पंच में से एक जो है वो सरपंच बनता है। वार्ड पंच में से एक जो है वो वार्ड पंच में से एक जो है वो क्या बनता है, उप सरपंच बनता है। तो इसका बताओ डायरेक्ट इलेक्शन हुआ या इनडायरेक्ट, इसका बताओ। उप सरपंच बनता है, वार्ड पंच में से एक जो है वो क्या बनता है, उप सरपंच बनता है। तो बताओ इसका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ या इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इसका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ या इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अब एकदम पता चल रहा है कि सर जनता ने तो वोट दिया ही नहीं, उप सरपंच का क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, अप्रत्यक्ष चुनाव है। प्रत्यक्ष तो तब होता जब आप और मैं जो है वोट देते, आपने और मैंने तो दिया नहीं, वार्ड पंचों ने वोट दिया और उनमें से एक जो है उप सरपंच बन गया। अब ये भी पता चल गया ये सर जो है वो यहां एकदम क्लियर बात है कि उप सरपंच जो है, उप सरपंच जो है वो दोस्तों याद रखें क्या है आपका, प्रत्यक्ष नहीं, उसका क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। वार्ड पंचों ने अपने में से किसी एक को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बना लिया, उप सरपंच बना लिया। एकदम क्लियर, इतनी बात तो क्लियर। अब उसके बाद में दोस्तों याद रखें कि आपके जो है वो शपथ कौन दिलाएगा, शपथ निर्वाचन अधिकारी तैयार बैठा है, जीतेगा जो, मेरे को जाना है 2-2:30 बज गई, ये ईवीएम जमा करवा के मेरे को जो है वो घर जाना है, 3-4 दिन हो गए तुम्हारे गांव आए हुए, अब जान दो तो कहा जाओ जल्दी से जो है अगले वो बुलाता है। और शपथ जो है वो दोस्तों चाहे आपका वार्ड पंच हो, चाहे आपका सरपंच हो, चाहे आपका उप सरपंच हो, शपथ उस समय वहां पे जो निर्वाचन अधिकारी जो है, वहां का जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो पूरी पोलिंग पार्टी को लेकर आए, जो हेड उस पोलिंग पार्टी का, वही आपको उसी समय शपथ दिला देता है। तो इलेक्शन और शपथ वाला मामला तो आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं जिला परिषद, ऐसे ही मैं तुम लोगों को पंचायत समिति याद करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने जल्दीबाजी में याद करवा दिया ना, हाँ अगर मैंने जल्दीबाजी में याद करवा दिया ना तो कभी याद रहेगा ही नहीं। वार्ड पंच में से ही बनेगा, दूसरा आदमी तो बन ही नहीं सकता ना, ये तो एक क्वेश्चन ही नहीं बनता। वार्ड पंच अपने में से किसी एक को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बनाते हैं, उप सरपंच बनाते हैं। वोट सरपंच भी दे सकता है, वोट सरपंच भी देता है, वार्ड पंच भी देते हैं, सब वोट देते हैं। क्योंकि अब सारे के सारे क्या हो गए, याद रखें आपके जो ग्राम पंचायत के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ग्राम पंचायत के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो वार्ड पंच सदस्य है, वार्ड पंच क्या है, सदस्य हैं, और सरपंच क्या है, अध्यक्ष, सरपंच क्या है, अध्यक्ष है। तो क्या अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है क्या, अध्यक्ष भी तो सदस्य होता है ना, घर में परिवार का मुखिया है वो सदस्य नहीं है क्या। तो ये सब मिलकर जो है वो चुनाव के अंदर जो है वो क्या, उप सरपंच का चुनाव करवाते हैं। ऐसा कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। हाँ 10 बजे आपकी बायो की क्लास है, अच्छे से समझ में आ गया, एकदम क्लियर, एकदम मैं सुपरफिशियल बता रहा हूँ, फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद डिटेल में और पढ़ाऊंगा। हाँ मैं पहले केवल पॉलिटिकल सिस्टम का ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि प्रश्न गलत ना हो। अब बात आई अविश्वास प्रस्ताव की, अब बात आई अविश्वास प्रस्ताव की, किसकी बात आई दोस्तों, आपके अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव से पहले हम बात करते हैं, अगर इनको त्याग पत्र देना हो शपथ निर्वाचन अधिकारी, तो त्याग पत्र ये सब जो है वो बीडीओ को ही देंगे, अलग कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इनको त्याग पत्र देना हो तो ये बीडीओ को ही देंगे, क्योंकि देखो ये ग्राम सेवक को तो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो बराबर का मामला हो गया।
वो तो क्या आपके बराबर का मामला हो गया। इनके जस्ट ऊपर अगर आप पॉलिटिकल रूप से देखें तो पंचायत समिति, और पंचायत समिति का मूल प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ है। मूल प्रशासनिक अधिकारी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, हाँ कौन है दोस्तों, आपका बीडीओ है। तो याद रखें आपके यहाँ पे शपथ इन सबको, शपथ जो है वो दोस्तों इन सबको कौन दिलाते हैं, शपथ दोस्तों इन सबको जो है वो आपके निर्वाचन अधिकारी दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, निर्वाचन अधिकारी दिलाते हैं। लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा त्यागपत्र ये सब किसको देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी। वीडियो मत कर देना, वो विलेज डेवलपमेंट, वो क्या होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आरएस से बनते हैं वीडियो, आरएस से क्या बनते हैं, वीडियो बनते हैं। वीडियो का तो अलग पेपर होता है। वीडियो तो क्या होगा, ग्राम सेवक को हम क्या बोलते हैं, वीडियो। ग्राम सेवक जो पहले नाम था उनका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो दोस्तों आरएस से बनते हैं। ये आपके पंचायत समिति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनके पास जो आप जाके त्यागपत्र दे सकते हो, लिख के आप जो त्यागपत्र दे सकते हो। इतनी बात किस किस को क्लियर, सभी को क्लियर, पक्की बात। इससे आगे की बात अब हम जो है वो कल करेंगे। कल ये टॉपिक आपका जो है पूरा हो जाएगा। जल्दीबाजी में नहीं हो ना, क्योंकि अब पॉलिटी में इंटरेस्ट आने लग गया है, और इंटरेस्ट आने लग गया है तो जल्दीबाजी मत करो। बार बार नहीं पढ़ा जाता है, बार बार नहीं पढ़ा जाता है, एक बार ही पढ़ा जाता है ना। ओके, और आज आपको जो है वो कंप्लीट 6-7 बुक जो है वो मिलने वाली है। 1-2 दिन में जब भी जाओ प्रिंट करवा लेना। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। एक बायो की क्लास है, कल से आपका पूरा शेड्यूल मैं दिन में भी बना के दे दूंगा। कल से आपका शेड्यूलिंग जो है प्रॉपर जो है हो जाएगी। ओके, अब आए विश्वास प्रस्ताव कल पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। अपने साथ वालों को थोड़ा बता दो सर्वज्ञ बैच, सारांश बैच के बारे में। ऐसे क्या मतलब छुपा के रखते हो बूस्टर अकेडमी को। हाँ, थैंक यू।